अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आज आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं आपका मोस्ट फेवरेट सिलसिलेवार नावल तशनाए दीदार पार्ट 7, जिसका आपको यकीनन बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नावल की तरफ। मगर इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें। तो फिर चलते हैं तशनाए दीदार पार्ट 7 की तरफ। माजी वो आज दरवाजे से आने के बजाय पीछे की जानिब बनी खिड़की से अंदर दाखिल हुआ था, क्योंकि दरवाजे के नज़दीक उसे कुछ मशकूक लोग खड़े हुए नज़र आ रहे थे। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने बोर्ड के लिए टटोलते हुए दीवार पर हाथ मारा। उसने जैसे ही बटन दबाया, पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। वो फिया को जिस जगह पर सुबह छोड़ कर गया था, वो वहीं पर मुंह के बल लेटी हुई थी। उसने कमरे में हुई आवाज़ों से भी कोई जमिश ना की थी, जो अजीम के लिए तशवीश का बाइस बनी थी। वो तेज़ी से उसकी जानिब गया, जो बिस्तर पर बेसुध ऊंधे मुँह बुखार में तप रही थी। फिया आँखें खोलो। वो नीम गुनूदगी में अजीम की आहिनी बाजों में थी, जिसने अपनी आँखें ज़रा सी वाकी थीं। पानी, उसने सूखी हुई लबों को मेचते कहा, जो उसे सहारा देकर पानी पिलाने लगा, जो घटाघट सारा पानी पी गई। और चाहिए? अजीम ने अपने सीने पर सर टिकाए फिया से पूछा, जो सरना में हिलाने लगी। उसने एक बार फिर बिस्तर पर लिटाकर बाहर दरवाजे के जाने बने सुराख से देखा, जहाँ शाइनी के जाने पहचाने मुलाजिम पहरा दे रहे थे। शायद उसे सुबह की हुई लड़ाई की वजह से अंदाज़ा था कि वो लोग कहीं दोबारा ना आ जाएं, इसीलिए वो ऐसी सूरत हाल में लड़कियों के कमरों के बाहर पहरा लगा देते थे। अब इसे डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाऊं? वो बेबसी की तस्वीर बना वापस कमरे में आया, जहाँ फिया बुखार से फुनक रही थी। उसने कुछ पलों के लिए फिया को ऐसे ही लेटे देखा, फिर एक ही जस्त में वो उस तक पहुंचकर उसे अपने बाजू में उठाते हुए वॉशरूम की जानिब बढ़ गया, जहाँ उसने फिया को मजबूती से थामे हैंड शावर से पूरा गीला कर दिया, जो अपने ऊपर पानी पड़ते ही हड़बड़ा कर सीधी हुई थी। फिर अपनी मंदी मंदी आंखों से अजीम को देखने लगी, जो उसको कंधों से थामे हैंड शावर से गीला कर रहा था। फिया कुछ पल उसके सीने से झलकती चेन को देखती रही, फिर अपना सर आहिस्ता से अजीम के सीने पर टिका दिया, जो उसकी खुद सुपुर्दगी के इस अंदाज पर उसके गिर्द अपना बाजू हमाइल करते हुए उसे इस्तेहकाक से अंदर कमरे की जानिब ले गया, जहाँ चांद भी इस खूबसूरत मिलन पर बदलियों में से झांक रहा था। अगली सुबह जब फिया नींद से बेदार हुई तो खुद को अजीम के हसार में मुक़य्यद देखकर गुज़री रात उसकी आंखों के सामने से एक फिल्म की तरह गुजरने लगी, जिसे सोचकर वो हयात से गुलनार हो गई थी। ऐसी खूबसूरत सुबह के आगाज़ के लिए शुक्रिया ज़िंदगी। अजीम ने फिया के चेहरे पर छाए हाथ के रंग देखकर मबहूत हो गया। उसकी रोशन पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त करते हुए अजीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे फिया रो रही थी। उसने फ़ौरन उसे बालों से थाम कर उसका सर पीछे की जानिब किया, जिसकी बादामी आंखों में आंसुओं का तूफान बरपा था। तुम रो क्यों रही हो? अजीम ने अपनी अंगिश्त शहादत से उसके आंसू साफ किए, जो शफाफ मोतियों की तरह उसकी आंखों से बह रहे थे। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर तुम उन सब लोगों से बेहतर हो जिसने मुझे अपनी इज्जत समझकर मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत की, मेरे मुहाफ़िज़ बने। तो मुझे प्लीज़ यहाँ से निकलवा दो, मुझे पाकिस्तान जाना है। ये लोग बहुत बुरे हैं। फिया ने एक बार फिर अपने चेहरे पे हाथ रखे रोना शुरू कर दिया, जिस पर अजीम ने तासुफ से अपनी मताए हयात को देखा, जो इस वक्त बिल्कुल उस एक बच्चे की जैसी थी जो भीड़ में कहीं गुम अपनों की तलाश में सरगर्दा होता है। फिया, यहाँ देखो मेरी तरफ, अब रोना मत। तुमने ठीक कहा है, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, पर मैं तुम्हारे बारे में हर एक बात जानता हूँ। मेरा पूरा नाम मोहम्मद अजीम ख़ान है। मैं एक अंडरकवर का ऑफिसर हूँ, जो पाकिस्तान से बच्चों को अगवा करके यहाँ बुरे कामों में मुलविस करते हैं। ऐसे गुरूहों के ख़िलाफ़ हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए मैं यहाँ भेस बदल कर रहता हूँ, यानी उनका रेगुलर कस्टमर बनकर। वो अलग बात है कि मैं हर लड़की को जिसे अपने साथ लेकर जाता था, उनके मशरूब में नींद की गोली मिला देता, जिससे उन्हें कुछ याद नहीं रहता था कि रात में उनके साथ क्या हुआ। अब काबिल गौर बात यह है कि तुम उनकी हिट लिस्ट में आ चुकी हो, तो जाहिर सी बात है मैं तुम्हें उनके करीब भी भटकने नहीं दूंगा। तो इसके लिए अब से तुम्हें मैं जैसे कहता जाऊँ वो करती जाओ, फिर इंशाल्लाह हम पाकिस्तान एक साथ चलेंगे।
अपने घर। फ़िया दम बहुत हुई। अजीम खान की हकीकत जानकर खुद को मलामत करने लगी। क्या क्या ना कहा था मैंने इस नेक इंसान को, मगर कभी जो उसने उफ भी किया हो। जब ही अजीम ने उसके चेहरे पे फूंक मारी। क्या सोच रही हो? अजीम खान ने ख्यालों में गुम चादर पे बने नक्शो निगार पे अपनी नज़रें मरकूज़ किए उसे महवत से देखा। जब ही महवत से देखे जा रही थी, जब ही अजीम खान की आवाज़ उसे अथाह गहराइयों से खींच लाई थी। हाल ज़ैनुल आबदीन उसे सोफे पे लिटा के उसके नज़दीक ही बैठ गया। वो उसके रुखसार थपथपाने लगा जो बेहोश पड़ी थी। ज़ोहरा वेकअप। उसने नज़दीक रखे जग से पानी लेके उसके चेहरे पे छींटा मारा जो हड़बड़ा कर उठ बैठी। वो फ़ौरन अपना दुपट्टा ठीक करते हुए उसे सहमी हुई निगाहों से देखने लगी, जिसके चेहरे पे दुनिया जहाँ की परेशानी और फिक्र थी। जो उलझा बिखरा सा अपने चेहरे पे आई, हल्की दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए कमरे के अंदर चक्कर लगाने लगा। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझ लेना मिसेस ज़ैनुल आबदीन खान। मैं अपनी बात को दोहराया नहीं करता। तुमने अपने लिए खुद ये गड्ढा खोदा है। अब अपनी सज़ाओं के लिए तैयार रहना, और मुझसे तो तुम 10 कदम के फासले पर रहने की कोशिश करना, वरना मेरे नज़दीक आने पे तुम बहुत ज़्यादा झुलस जाओगी। वो सोफ़े के गिर्द अपने बाजू रखे उसकी रोई रोई सी आँखों में अपना हिलकोरे लेता अक्स देख रहा था, जब ही ज़ोहरा की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। आई हेट यू। वो उसके हसार से बाहर निकलने की कोशिश में हलकान हो रही थी, जो उसे आज अपनी दस्तरस से बाहर निकलने का मौका नहीं दे रहा था। योर रीज़न फॉर हेटिंग मी जस्ट मेक मी हेट यू मोर मिसेस खान। अपना हुलिया दुरुस्त करके शराफत से ड्राइवर के साथ घर जाओ, कल से ऑफिस ज्वाइन करना। ये कहकर ज़ैनुल आबदीन ने उन भी की पलकों से अपनी नज़रें चुराईं और एक झटके से उसे आज़ाद किए बाहर की जानिब निकल गया। अगला सारा दिन यूं ही मसरूफियत भरा गुजर गया, मगर ज़ोहरा ने ऑफिस की पलट के खबर तक ना ली। वो मुसलसल ज़ैनुल आबदीन की आती फ़ोन कॉल से तंग आके उसे स्विच ऑफ कर गई, जो उसकी इस हरकत पे आग बगौला हुआ ऑफिस से निकल आया। बीबी कहाँ है तुम्हारी? वो थोड़ी पे हाथ फेरता हुआ गार्ड से बोला। साहब वो एक क्लिनिक में नौकरी करती हैं, शायद जब से उन्हें उस कोचिंग से निकाला है। गार्ड मुअद्दब अंदाज में बोला। पता बताओ। वो सुलग के बोला। जो गार्ड के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच गया। बज़ाहिर तो कोई छोटा सा वेलफेयर लग रहा था, मगर अंदर जाके डॉक्टर की आमदनी का उसे बखूबी अंदाज़ा हुआ था। जैन जहाँ छोटे से कमरे में बैक वक्त 50-60 औरतें बच्चों के साथ बैठी हुई दिखीं, वहीं नज़दीक ही लकड़ी की दीवार में नस्ब शीशे के पार उसे ज़ोहरा का चांद चेहरा दिखाई दिया, जो कागज़ की पर्चियों पे नंबर लिखने में मसरूफ़ थी। वहीं वो गोलियों की पुड़ियाँ बनाते कंपाउंडर की नज़रों से सख्त खाइफ भी थी, जिसे वो दिन में 3-4 बार झड़क चुकी थी, मगर वो गाहे बगाहे उसे टिकटिकी बांधे देखने लग जाता। ज़ोहरा अच्छी नौकरी की तलाश में फ़िलहाल इस छोटे से क्लिनिक में दवाइयाँ देने के अलावा सभी काम कर रही थी। नज़दीक खड़ी ज़ैनुल आबदीन का पारा उस वक्त ऊपर चढ़ा जब उसे कंपाउंडर को बहाने से पुड़ियाँ पकड़ाते हुए ज़ोहरा के हाथ को छुआ था। वो सीखता हुआ उस छोटे से बंद गैलरी नुमा कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ ज़ोहरा खड़ी गुस्से में उसे सलवातें दे रही थी। ज़ैनुल आबदीन को गैलरी के वस्त में खड़ा देख के दोनों ने बैक वक्त पलट के देखा। जहाँ एक का रंग उसे देख के उड़ा था, तो दूसरे ने सवालिया अंदाज में उसकी जानिब देखा। ओ भाई, अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो? चलो बाहर का रास्ता नापो, अभी नंबर मिलना बंद हो गए हैं। कंपाउंडर ने ज़ैनुल आबदीन को करख्त आवाज़ में कहा, जो सुर्ख आंखों से उस परी पैकर को देख रहा था, जो घबराहट के मारे अपना दुपट्टा बार बार सर पर ठीक कर रही थी। कहाँ यार, अभी तेरी पर्ची तो काटी ही नहीं किसी ने। वो चेहरे पे पुरस्कार सी मुस्कुराहट लिए कंपाउंडर के नज़दीक गया, जहाँ ज़ोहरा उन दोनों के दरमियान हाइल थी। वो उसका रास्ता मजदूद किए खड़ी थी, जो उसका एक ही जस्म में नाजुक बाजू अपने शिकंजे में किए उसे झटका देकर अपने पीछे खड़ा कर गया। क्या कर रहा था तू इसके हाथ से? वो आहिस्ता आवाज़ में बोला, जिसे ज़ोहरा भी ना सुन सकी। अबे तू कौन है? चल निकल पतली गली से। शाबाश। वो पान चबाते हुए बोला, जिसका हाथ ज़ैनुल आबदीन ने थाम के एक ज़ोर से झटका दिया, जिससे कंपाउंडर की दिल खराश चीखें क्लिनिक में बुलंद होने लगीं। वो इसके हाथों की उंगलियां एक झटके में तोड़ चुका था। मैं इस जंगली बिल्ली का शौहर हूँ। गुस्से और बर्बरियत की हद ख़त्म थी। इस वक्त ज़ैनुल आबदीन पे जो बेहिस और हरकत खड़ी ज़ोहरा का हाथ थाम के बाहर निकल गया। वो जारहाना अंदाज में उसे गाड़ी में बिठाता हुआ रैश ड्राइविंग करने लगा, जो तेज़ बरसती बारिश की परवाह किए बिना रफ्तार बढ़ाए चला जा रहा था। साहिल समंदर के नज़दीक उसने तन्हा गोशे में गाड़ी को ब्रेक लगाई, जहाँ ज़ोहरा दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी।
तुम इस गलीज क्लिनिक में नौकरी क्यों कर रही हो? उसकी आंखों से चिंगारियां उमड़ उमड़ के ऐसे निकल रही थी जैसे वो ज़ोहरा को अभी भस्म कर देगी। क्योंकि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है ताकि वो मैं आपको लौटा सकूं, वो दू बदू जवाब देते हुए बोली, जो उसकी बात पर सुलग उठा। तो तुम्हें तनख्वाह मिलती है यॉर्कशायर से, फिर अलग से धक्के खाने की क्या ज़रूरत है? उसकी रगें गुस्से से तंग गई थीं। क्योंकि मुझे वहाँ मज़ीद अब कोई नौकरी नहीं करनी। मैं बहुत जल्द आपके सारे पैसे आपको वापस लौटा दूंगी। अब बराए मेहरबानी ये लॉक खोलें ताकि मैं घर जा सकूं। वो बज़ाहिर ठंडे पुरसुकून लहजे में बोली, मगर अंदरूनी तौर पर वो ज़ैनुल आबदीन से खौफज़दा हो गई थी, जो कंपाउंडर का हाथ तोड़ आया था। मेरे ख्याल से मिसेस खान, आप अपना एग्रीमेंट भूल चुकी हैं। कहीं तो ऑफिस ले जाके याद दिला दूं? वो दांतों को पीसते हुए बोला, जो फरार होने के रास्ते तलाश रही थी। मैंने कुछ पूछा है तुमसे ज़ोहरा? वो उसकी नाजुक कलाई को अपने शिकंजे में लिए धाड़ा। मैंने कहा ना, मुझे कोई नौकरी नहीं करनी यॉर्कशायर में। वो भी अपना एतमाद बहाल करती हुई कलस के बोली, जो उसकी बात पर भन्ना गया। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो गाड़ी को एक बार फिर मुस्तैदी से चलाता हुआ यॉर्कशायर के अंदर पार्किंग में दाखिल हुआ, जहाँ नींद से बोझल हुई आंखों से चौकीदार ने हड़बड़ा के ज़ैनुल आबदीन को सलाम झाड़ा, जो थोड़ा सा शीशा खोले उससे हाथ बढ़ा के ऑफिस की चाबियां लेता गाड़ी आगे की सिमत ले गया। सर, मेरा हाथ छोड़ें, आप क्या कर रहे हैं? ज़ोहरा ज़ैनुल आबदीन के शिकंजे से अपना हाथ छुड़ाने के लिए मज़ाहमत करने लगी, जो उसे किसी सूरत में भी छोड़ने पे तैयार नहीं था। वो लिफ्ट की जानिब बढ़ा, जहाँ पूरी बिल्डिंग में सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के फ्लोर में नाइट शिफ्ट होती थी, जहाँ बड़ी तादाद में इस वक्त वर्कर्स मौजूद होती थीं। वो ज़ोहरा को जारहाना अंदाज में लिफ्ट के अंदर लिए दाखिल हो गया, जो मुसलसल उससे ज़ोर आजमाई कर रही थी। अगर मेरी बात पे चुप करके अमल कर लेती तो क्या चला जाता, मगर तुम्हें तो हर उस काम का उलट करना होता है जो मैं तुम्हें बोलूँगा। वो ऑफिस का लॉक खोलता हुआ उसे लिए अंदर दाखिल हुआ। सर प्लीज़, मैं आ जाऊँगी, कल मुझे जाने दे, मेरी अम्मी परेशान हो रही होंगी। वो एक बार फिर चिड़िया की तरह उसके शिकंजे में फड़फड़ाने लगी, जो ऑफिस को अंदर से लॉक लगाता हुआ उसकी जाने पलटा, जिसके रोने की वजह से आंखें सूजी हुई थीं। यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है, फिर घर छोड़ आऊँगा। वो इस सहकाक से उसे अपनी कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, जिसकी सीटी गुम हो चुकी थी। वो स्प्रिंग की तरह उछली। व्हाट हैपेंड? उसने सवालिया निगाहों से उसे देखा। ये आपकी कुर्सी है सर, ज़ोहरा हिचकियों के दरमियान बोली। रोना बंद करो पहले ज़ोहरा, वो उसे आंखों से तंबी करते हुए बोला। वापस बैठो वहाँ। खुद को अकेला सोच के ऑफिस में उसके औसान गुम होते जा रहे थे। वो ज़ैनुल आबदीन के खौफ से वापस बैठ गई। अगर ज़ैनुल आबदीन को मेरी किसी भी बात पे ज़्यादा गुस्सा आ गया तो कौन बचाएगा मुझे इनके अताब से? वो खुद से बड़बड़ाती हुई बोली, जिसका चेहरा उतर गया था। उसने खामोशी रहने में ही आफियत जानी। ये फ़ाइल खोलो और इसे एक बार असबर कर लो, ताकि मुझे दोबारा तुम्हें कुछ भी याद न कराना पड़े। अगर किसी भी सूरत में तुम ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती हो तो कंपनी तुम्हारे खिलाफ कानूनी चारा जोई करेगी। वो उसके सामने फ़ाइल रख के आयरन चेयर पर बैठ गया, जिस ज़ोहरा ने पलक झपकते ही फाड़ के पारा पारा कर दिया। उसकी बचकाना हरकत पे वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है इंटरनेशनली 2 कंपनियों को कैसे ओन करता हूँ? क्या मैं तुम्हें पागल नज़र आता हूँ जो तुम्हें ओरिजिनल पेपर्स दूंगा? खैर, अब तो तुम्हारी सज़ाओं में मज़ीद इजाफा होगा तुम्हारी इस हरकत के बाद। वो तनक के फ़ाइल की जानिब इशारा करते हुए बोला। ठीक है, मैं कल से आ जाऊँगी, वो हार मानते हुए बोली। बहुत खूब, पर क्या है ना, मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए एक बार ऐसा एक और कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते हैं ताकि तुम अपने कॉल से फिरो नहीं। वो नोट पैड उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला। दस्तखत करो यहाँ। वो मुतहय्यर हुई, कोरे कागज़ को देखने लगी। इस पे तो कुछ भी नहीं लिखा। उसकी सिटी गुम हो गई थी। जाहिर है मैं इस नायाब पेपर पे बहुत सोच समझ के कुछ लिखूंगा। वो अपने सिल्की घनेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोला। तो मुझे भी आप पे एतबार नहीं, आप इसमें न जाने कौन कौन सी शर्तें लिख दें। वो कलस के बोली। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ मेरे साथ ऑफिस में सोने के लिए। डिनर अभी कुछ देर तक मंगवाता हूँ। वो कसरमंदी से कुर्सी पे नींदराज होता हुआ उसे अपनी नज़रों के हसार में लिए बैठ गया, जो शौक की कैफियत में थी। सर, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? उसने सवाल दागा। 100% कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं करूँगा तो तुम फिर किसी गलीज जगह पे जाके किसी कंपाउंडर को मौका दोगी कि वो तुम्हें हैरेस करे, जो मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। ज़ैनुल आबदीन ने उसको तंज़िया नज़रों से देखते हुए कहा, जो अपने गुस्से को जब्त करते हुए लाल पीली हो रही थी। उसकी झील सी आँखों में ना चाहते हुए भी नमी भरने लगी। ठीक है मिस्टर ज़ैनुल आबदीन,
बॉल आपकी कोर्ट में है तो मैं इस वक्त मजबूर हूँ, मगर याद रखिएगा अगर इसमें कुछ भी आपने फजूल सा लिखा तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, वो जल के बोली। ज़ैनुल आबदीन ने उसके दस्तखत करते मखरूती हाथ देखकर सुकून का सांस लिया, जिसके चेहरे से मायूसी झलक रही थी। मेरे कहे पर अमल कर रही हो, यही काफ़ी है, चलो उठो। वो उसे अपने पीछे आने का इशारा करके बाहर निकल गया, जो उसकी हमराही में चलने लगी। वो अपनी रिस्ट वॉच में वक्त देखकर चिल्ला उठी, जो उसकी चीख पे पटा। व्हाट हैपन? उसने अबरूद चढ़ा के सवाल किया। सर 9 बज गए हैं, मेरी अम्मी बहुत परेशान हो रही होंगी, सब कुछ आपकी वजह से होता है, वो हकला के बोली, जो उस जालिम दीव की कैद में ज़्यादा देर अपने गुस्से पे काबू न रख सकी। मोहतरमा, खामोशी में ही अपनी आफियत जानिए, वरना मेरा जहन बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, वो सर्द अंदाज में बोलता हुआ लिफ्ट की जानिब बढ़ गया। हमना और योशा, ये प्रेजेंटेशन रिपोर्ट बहुत अहम है हमारी आज की मीटिंग के लिए, एक बार फिर देख लेना इसमें कोई ख़राबी ना हो। ज़ैनुल आबदीन ने तनदेही से काम करते हुए हमना तनवीर को एक बार फिर याद दहानी करवाई। यस सर, मैंने पहले ही पूरी पढ़ ली थी, मिस्टर फरीदून ने बहुत अच्छे से बनाई है। हमना तनवीर ने फाइल पे कलम से चंद अहम क्लॉज लिखकर उन्हें ज़ैनुल आबदीन की जानिब बढ़ाया। जब ही दरवाजे पे दस्तक हुई, जिसे उसने मसरूफ़ से अंदाज में अंदर आने की इजाज़त दे दी, मगर अंदर आने वाली शख्सियत को देखकर दूसरी कुर्सी पे बैठी हाले ने अपने चेहरे के ज़ाविये को बिगाड़ा था। उसके शैतानी दिमाग ने ज़ोहरा को देखकर तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। सर, इस पे आपके ज़रूरी दस्तखत चाहिए थे। ज़ोहरा ने सपाट चेहरे के साथ ज़ैनुल आबदीन की जानिब फाइल बढ़ाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, हाले ने गुजरती ज़ोहरा के रास्ते में अपनी एड़ी वाली जूती हाइल कर दी। वो फाइल समेत मेज़ पर मुंह के बल गिरी, जिससे मेज़ पे रखी फाइलों पे ज़ैनुल आबदीन की कॉफ़ी का कप उलट गया। व्हाट द हेल आर यू डूइंग मिस खान? ज़ोहरा ज़ैनुल आबदीन के धारने पे हड़बड़ा के टेबल से पीछे हुई, मगर जैसे ही उसने ज़ैनुल आबदीन की खूंखार आंखों में देखा, उसकी रूह जैसे फना हो गई थी। क्या आप देखकर नहीं चल सकती? घंटे बाद मीटिंग है, सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने। ज़ैनुल आबदीन ताहनुस माथे पे शिकन डाले अपनी लहू रंग आंखें उस पर गाड़े हुए था, जो उसको खुद पे इस तरह बरसता देखकर शदीद सबकी महसूस कर रही थी। एक बेलगाम आंसू उसकी आंख से टपक कर दामन में जज्ब हो गया, जिसको देखकर ज़ैनुल आबदीन को उन निगाहों ने बहुत शिद्दत से अपनी कैद में जकड़ लिया। वो बेबसी का शिकार हुए होठों को एक दूसरे में भेज गया, जो ज़बान से उफ तक ना बोली थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर वो झंझला उठा। कितनी ही देर तक कमरे में खामोशी का राज रहा, जब भी ज़ैनुल आबदीन की आवाज़ ने कमरे में ताश पैदा किया। हमना, कैंसिल कर दो मीटिंग। वो बेबसी का शिकार बना ज़ोहरा के नज़दीक से गुजर के बाहर निकल गया। कैसे कैसे लोग रखे हुए हैं जैन ने अपने ऑफिस में। वो ज़ोहरा के नज़दीक खड़े होकर उसकी भीगी पलकों को देखने लगी। चलो हमना और योशा, फिर मैं चलती हूँ। और हमना, तुम ये सारा मैस जल्दी से साफ़ करवा लेना हमारे ऑफिस से, यू नो। वो मायने खेस अंदाज में मलाइका को देखकर सुनाती हुई हमना से अपनी बात जारी रखे हुए थी। ओके हाले, मैं करवाती हूँ। हाले के जाते ही ज़ोहरा ने अपनी नम आँखों को हथेली से साफ करते हुए हमना तनवीर से पूछा। हमना के सामने खड़े होकर पूछा, मीटिंग में कितना वक्त है मैम? ज़ोहरा ने हमना के बराबर में बैठते हुए कहा, जिस पर कुछ देर के लिए हमना ने खामोश बैठे योशा की जानिब देखा, जिसने उसे आँखों से हाँ करने के लिए कहा। ज़ोहरा, हमें मालूम है ये सब नादानिस्ती में हुआ है, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। अगर तुम अगले आधे घंटे तक भी 70% प्रेजेंटेशन तैयार कर लोगी तो मैं उन्हें कॉल नहीं करूँगी। नाउ प्रूव योर सेल्फ डियर। हमना ने ज़ोहरा की जानिब मुस्कुराहट उछालते हुए उसे इजाज़त दी। मैम, बस मेरे साथ आप उस इंसान को एक 15 मिनट के लिए भेज दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि उसने कैसी रिपोर्ट बनाई थी। ओके ज़ोहरा, मैं मिस्टर फरीदून को भेज रही हूँ, आप इंतज़ार करें। फरीदून के नाम पर ज़ोहरा का मुंह कड़वे कसीले करेले की तरह हुआ था, क्योंकि पूरे ऑफिस की लड़कियां उसे एक दिल फेंक किस्म का इंसान समझती थीं, जो हर रोज़ एक नई फीमेल वर्कर के साथ घूमता हुआ नजर आता था। खैर, मुझे क्या, वो फरीदून के अहम नकात बताने के बाद उन्हें तनदेही के साथ सफ़े पर लिखती जा रही थी। लिखने के दौरान उसे बिल्कुल भी होश ना था कि फरीदून सफ़े पे नज़र दौड़ाने की खातिर ज़ोहरा की मेज़ पे झुके किस कदर नज़दीक आ गया था। क्यों मुझे उसके आंसू तकलीफ़ दे रहे थे? क्यों मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसका यूं पशेमानी से सर झुकाना? आखिर क्यों? जब ही हमना तनवीर की कॉल पर उसने फ़ोन रिसीव किया। यस हमना। सर, क्या आप कंट्रोल रूम में आ सकते हैं? हमना ने संजीदा अंदाज में उसे कहा। खैरियत हमना, क्या मसला है? उसने अपने बालों को हाथों से संवारते हुए पूछा।
सर आप आएंगे तो मालूम हो जाएगा आपको। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो लिफ्ट के ज़रिए ग्राउंड फ्लोर पे गया, जहाँ ऑफिस का कंट्रोल रूम बनाया गया था, जहाँ ऑफिस के अंदरूनी और बैरूनी कैमरों को वहीं से कंट्रोल किया जाता था। क्या प्रॉब्लम है हमना? उसने अंदर दाखिल होकर जब योशा और हमना तनवीर को संजीदा सा देखा तो मामले की नौयत को जानने के लिए अंदर बढ़ा। सर ये देखें, मैंने और योशा ने सर ने तो लाइव ही देखा था, पर मैम की वजह से उसे इग्नोर कर गए। पर हमारी इन्वेस्टमेंट वर्कर को अगर कोई पर्सनल रीजंस की वजह से तंग करेगा तो फिर आपको बताना हमारा फ़र्ज़ है। उसने स्क्रीन पे हमना तनवीर के ऑफिस का क्लिप लगाया, जिसमें वो साफ तौर पे देख सकता था कि कैसे हाले ने ज़ोहरा को जानबूझकर गिराया था। ज़ैनुल आबदीन कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। उसका दिल और दिमाग गुस्से से भर गया था। अगर इस वक्त हाले यहाँ मौजूद होती तो वो इसका मुंह थप्पड़ से लाल कर देता। उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से ज़ोहरा की आंखों में आंसू आए थे। जज्बात की शिद्दत से ज़ैनुल आबदीन का चेहरा सुर्ख हो गया था। उसे इतनी ज़ोर से अपने जबड़े को भेजा था कि दिमाग की नसें उभर आई थीं। सर मैं अब जा रही हूँ, इस मामले को देखना अब आपका काम है। और वो रिपोर्ट जो ख़राब हो गई थी उसे मिस खान दोबारा बना रही हैं। ये कहकर हमना तनवीर कंट्रोल रूम से बाहर निकल गई, जबकि योशा ज़ैनुल आबदीन का शाना थपथपाए हुए आहिस्ता से बोला, दिस इज़ अ कोल्ड वॉर बिटवीन टू वुमेन्स हैं। योशा ने गहरी सांस लेते हुए उसे कहा, अब तो तुम्हें और भी मोहतात होकर रहना पड़ेगा अगर हाले भाभी पे शक कर रही है, वरना हो सकता है आज टेबल पर गिराया है कल सीढ़ी से गिरा दे। योशा की ठंडे ठार लहजे में छुपी हैबतनाक बात ने उसे झंझोड़ के रख दिया। वो लिफ्ट से निकलकर जैसे ही बाहर आया तो मिस खान को तंदही से कागज़ पे कलम घसीटते हुए देखा। वहीं उस जिसके ठीक सामने कुर्सी पे बड़ा जमान मिस्टर फरीदोन मेज़ के ऊपर बाजुओं टिकाए फुर्सत से ज़हरा को देखने में मसरूफ़ था। दूर खड़े ज़ैनुल आबदीन के अंदर आँख के भावर जलना शुरू हो गए। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ मिस खान को रिवॉल्विंग चेयर समेत अपनी जानिब खींच चुका था। ज़ोहरा जो अपने काम में इतनी मगन थी, खुद को पीछे की जानिब खींचते देखकर यकदम से हवास बाख्ता हो गई। उसने जैसे ही गर्दन मोड़ के देखा तो उसके दाएं जानिब ज़ैनुल आबदीन अपनी छा जाने वाली शख्सियत के साथ सीने पर हाथ बांधे सुरमई पैंट कोट में मिस्टर फरीदोन को अपनी कड़ी नज़रों के दायरे में लिए देख रहा था, जो बॉस को इस तरह से खुद को घूरता देखकर घबरा गया। आप यहाँ क्या करें मिस्टर फरीदोन? ज़ैनुल आबदीन आई अबरूचका के फरीदोन की जानिब देखा, जो फ़क चेहरा लिए उसकी जानिब देख रहा था। उसकी भारी मर्दाना आवाज़ पे ज़ोहरा अपनी नाजुक सी उंगलियों को चटकाते हुए फरीदोन की उड़ती रंगत को देखने लगी। वो काम में इतना मगन थी कि वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि फरीदोन उसके पास काफ़ी देर से बगैर किसी वजह के बैठा हुआ था। उसे अपनी कोताही का शिद्दत से एहसास हुआ था। वो सर, मैं मिस खान को प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ अहम क्लॉज बताने आया था। फरीदोन ने संभल कर अपनी टाई की नोक ठीक करते हुए कहा, जिसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। आसपास में बैठे तमाम वर्कर्स मुंजमद हुए। फरीदोन और ज़ैनुल आबदीन की जानिब देखने लगे। तो बताएं आपने अपने अहम क्लॉसेस। वो मसरूफ़ से अंदाज में ज़ोहरा की बनाई हुई प्रेजेंटेशन को देखते हुए बोला, यस सर, मैंने तमाम क्लॉजेस नोट डाउन करवा दिए हैं। फरीदोन ने अपने माथे पर पसीने को रुमाल से साफ करते हुए कहा, जब क्लॉजेस करवा दिए हैं तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो माथे पे बल डाले भेजे हुए लबों के साथ फाइल के सफ़ात पलटते हुए उस पर गरजा था, जो इस वक्त गैज़ व गज़ब की हालत में था। सॉरी सर, मैं बस जा रहा था। फरीदोन आंधी तूफान की तरह अपनी कुर्सी पे जाकर बैठ गया। उसके जाते ही ज़ोहरा ने अपनी तिरछी निगाहों से ज़ैनुल आबदीन की जानिब देखा, जो फाइल थामे उसकी जानिब अपने कदम बढ़ा रहा था। ज़ोहरा धड़कते दिल के साथ उसे देखकर अपनी नज़र चुरा गई, जो उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। वो उसकी जानिब देखने से इज्तनाब बरत रही थी, जैसे उसने अगर उसे देख लिया तो वो पत्थर की हो जाएगी। जब ही ज़ैनुल आबदीन की गंभीर आवाज़ ने खामोशी का क़फ़ल तोड़ा। इंसान को अपने काम में मगन होना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि कोई आपको देखकर अपनी आंखें सेक रहा हो और आपको होश ही ना हो। वो धीमे लहजे में संजीदगी से उसे कहते हुए 2 कदम वापस हुआ। अगर मुझे देखने से आप सबका दिल भर गया हो तो अपने काम पर तवज्जो दे दीजिए। वो कुर्सियों पर बैठे तमाम स्टाफ को देखकर तब के बोला, फिर जाते जाते भी ज़ोहरा पर अपनी एक कड़ी निगाह डालना नहीं भूला था, जो साकत सी उसका चेहरा देखने लगी। क्या था ये शख्स? अजब धूप छाँव सा रवैया इख्तियार करने वाला। वो अपने जहन से तमाम परगंदा ख्यालात को झड़क कर अपनी प्रेजेंटेशन की जानिब मसरूफ़ हो गई। हे ब्रो, कूल डाउन। ये जल भून कर कहाँ से आ रहे हो? योशा ने ज़ैनुल आबदीन की जानिब देखा, जो उसे अपनी सर निगाहों से घूरता हुआ उसके साथ ही अपने कमरे में दाखिल हुआ। जब सुन ली थी सारी बातें तो इस बकवास का मतलब?
उसने कमरे में दाखिल होते ही अपनी टाई को ढीला करते हुए माथे पर तेवड़ी चढ़ाई योशा को घिरका। मतलब ही मतलब है भाई मेरे, जब आपकी वो कुछ लगती नहीं तो आप किस खुशी में जाकर बड़े सहकाक से भाभी की कुर्सी को अपनी जानिब खींच कर खड़े हो गए थे। ज़ैनुल आबदीन ने अपनी कुर्सी पर बैठने की बजाय सोफ़े की जानिब कदम बढ़ा दिए, जहाँ बैठकर उसने सबसे पहले अपनी सिगरेट की तलब को बुझाया। वो एक गहरा कश लेकर योशा की जानिब देखने लगा। तूने शायद देखा नहीं था कैसे वो उल्लू का पट्ठा बड़ी फुर्सत से उसे बैठ के देख रहा था, जैसे उसे इसी काम के लिए मैंने यहाँ रखा है। ज़ैनुल आबदीन गनपटी को सहलाते हुए अपनी शोले उगलती ज़बान से बोला। योशा उसके ख़ुशी की तमाज़ा से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर अपनी मुस्कुराहट पर काबू नहीं कर पा रहा था। माजी, तो तुझे क्या है मेरे यार? यहाँ हज़ारों लड़कियाँ नौकरियाँ करती हैं जिनका दिन भर मुख्तलिफ मर्दों से मिलना जुलना रहता है। ये इनके काम की डिमांड होती है। क्या अब तू हर लड़की के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को बातें सुनाया करेगा? योशा ने ज़ैनुल आबदीन की सिगरेट की डिब्बी से सिगरेट निकाल कर सुलगाते हुए उसकी जानिब सवारी अंदाज में देखा, जो आतिशफिशा पहाड़ की तरह फट पड़ा। हर लड़की मेरा दर्द सर नहीं है, वो अंगारे चबाता हुआ बोला। यानी कि ज़ोहरा ज़ैनुल आबदीन ख़ान मेरे दोस्त के सर दर्द की वजह है। इंटरेस्टिंग। योशा ने सहज़ाई अंदाज में दोनों का नाम एक साथ जोड़ते हुए अपनी बात जारी रखी। फिर ज़ैनुल आबदीन की जानिब देखा, जो सिगरेट के धुएं के मरगोले बनाकर हवा में छोड़ रहा था। हाँ, तू चाहे जिन वजूहात की पनाह पर भी मैंने निकाह किया है, रहेगी तो वह मेरी बीवी ही ना। यू कैन कॉल मी पॉसेसिव व्हाटएवर, बट आई वॉन्ट लेट माई वाइफ हैव मेन फ्रेंड। तो मुझे पॉसेसिव या कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मैं अपनी बीवी को मर्दों से दोस्ती करने नहीं दे सकता। नॉट बिकॉज आई वॉन्ट ट्रस्ट हर, बट बीइंग अ मैन माई सेल्फ डोंट ट्रस्ट मैन, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। इससे नहीं कि मैं उस पर भरोसा नहीं करता, बल्कि मैं एक इंसान होने की हैसियत से मर्दों पर एतबार नहीं करता। अब तुम इसे जिस तरह से भी देख लो, मगर मेरी सोच मुझे यही कहती है। ये मेरी ज़ाती राय है। अच्छा, तो फिर तू हाले को क्यों नहीं रोकता? वो तो बहुत एडवांस है इन मामलात में। योशा ने संजीदगी इख्तियार करते हुए उसे सही और गलत में फ़र्क महसूस करवाने की कोशिश की, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हो चुका था। जब वो मेरे निकाह में आएगी तब की तब देखेंगे। फ़िलहाल तो जो है पहले उसे संभाल लो, यही बहुत है। ज़ैनुल आबदीन ने सपाट चेहरे के साथ उसे अपने लफ्ज़ों में बावर करवाते हुए कुर्सी पे जाकर बिराजमान हो गया। तू चाह क्या रहा है ज़ैनू? वैसे यानी हमारी ये जो शोला ज्वाला भाभी जी है, ये हमारे ज़ैनू साहब के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। योशा की मज़ाहिया अंदाज में कही बात पर कब से अपने होठों को भेजे हुए ज़ैनुल आबदीन के चेहरे पर एक मुस्कान सी छा गई थी। योशा, मैं आंटी को कॉल करके बता रहा हूँ कि आपका इकलौता बेटा मेरे हाथ से ज़ाया होने वाला है। ज़रूर मेरे आका, आपकी कंपनी का ये लीगल एडवाइज़र आपके हाथों कत्ल होने के लिए तैयार है। हमना तनवीर अपने काम में हाले के साथ मसरूफ़ थी, जब ही दरवाजे पर दस्तक हुई। इजाज़त मिलने पर ज़ोहरा अंदर दाखिल हुई, जहाँ हाले हमना तनवीर के साथ तस्वीरों पर तबादला ख्याल कर रही थी। मैम, प्रेजेंटेशन तैयार है। ज़ोहरा ने फ़ाइल और स्लाइड्स हमना तनवीर की जानिब बढ़ाते हुए कहा, जिस पर बराबर में बैठी हाले के दिल पर सांप लौटपट होने लगे। वाओ, वेल डन ज़ोहरा, मैं सर को बताती हूँ, आप प्लीज़ बैठ जाएं। ये कहकर हमना ने ज़ैनुल आबदीन को कॉल मिलाई, जो उसने अगली बेल पर उठा ली। सर, प्रेजेंटेशन तैयार हो गई है। क्लाइंट्स के आने में सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। अब क्या करना है? हमना तनवीर ने अपनी नज़रों का महवर ज़ोहरा की जानिब रखा। मिस खान को रेडी करवाएं प्रेजेंटेशन के लिए। ज़ैनुल आबदीन की आवाज़ स्पीकर पर गूंजी। ज़ोहरा अपना पहलू बदल के रह गई। वही हाल के अंदर हसद की आग ज़ोरों शोर से चलने लगी। हमना, फॉर गॉड सेक डियर, तुम इस लड़की के कपड़े देखो, ये ऐसे हमारी कंपनी को एक रिप्रेजेंट करेगी। तुम मुझे दो, मैं करूँगी ये प्रेजेंटेशन। हाले ने उसको खातिर में ना लाते हुए कहा, जो खुद को इस कदर रुस्वा होते नहीं देख सकती थी। इससे पहले कि ज़ोहरा हाले को कोई जवाब देती, एयरपीस पर ज़ैनुल आबदीन की आवाज़ गूंजी। हाले, इस कंपनी का बॉस मैं हूँ और इस बात का फैसला मैं करूँगा, तुम नहीं। जिससे मेहनत की है वही प्रेजेंट करेगा। हमना, मिस खान को ऊपर भिजवाइए डिज़ाइनर के पास, हमारे पास वक्त कम है, जल्दी। वो 2 टोक लहजे में बोला। यस सर। हमना तनवीर फ़ोन बंद करती हुई ज़ोहरा की जानिब बढ़ी, जिसके तोते उड़ चुके थे। चलो लड़की, हमारे पास वक्त कम है, आज किसी तरह से ये केटू सर हो जाए, फिर देखना ज़रा।
हमना तनवीर ज़ोहरा के साथ आगे पीछे चलते हुए ऊपर की जानिब बढ़ गई, जहाँ डिज़ाइनर ने उसे अगले 15 मिनट में बिल्कुल तैयार कर दिया था। उनका कहना था कि ज़ोहरा के चेहरे पर इतना पुरनूर सा है कि उसे हल्के से मेकअप से ही 4 चाँद लग जाते हैं। ज़ोहरा, मीटिंग 6ठी मंजिल पर है, तुम वहाँ पहुँचो, मैं भी थोड़ा सा लिपत पोती करके आती हूँ। हमना तनवीर ने ज़ोहरा का हाथ थाम कर उसे लिफ्ट के आगे खड़ा कर दिया और ख़ुद अंदर की जानिब बढ़ गई। ज़ोहरा लिफ्ट का बटन दबाकर उसके ऊपर आने का इंतज़ार करने लगी, जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की जानिब आ रही थी। लिफ्ट का दरवाज़ा जैसे ही खुला, ज़ोहरा ने अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए, मगर जैसे ही उसकी नज़रें सामने खड़े लोगों पर पड़ीं तो वह हमन्नों की तरह कभी खुद को तो कभी उनको देखती, जिनमें ज़ैनुलाब्दीन के साथ 2 क्लाइंट्स और योशा खड़ा था। वज़ली एतमाद के साथ चलती हुई सबको सलाम करती लिफ्ट में दाखिल हो गई, जहाँ ज़ैनुलाब्दीन ने ज़ोहरा को नागवारी से देख के अपने ऊपरी होठ पे अंगिश्त शहादत फेरी, क्योंकि आज दुपट्टा उसके सर से नदार था। जब ही लिफ्ट 4थी मंजिल पर रुकी, जिसमें अंदर आने वाली शख्सियत को देखकर ज़ैनुलाब्दीन के माथे पर सिलवटों के जाल में मज़ीद इजाफा हुआ। वो मुसलसल अपने क्लाइंट और योशा के साथ महवे गुफ्तगू था, पर उसका सारा ध्यान अपने दाएं जानिब में खड़ी ज़ोहरा और उसके बराबर में खड़े फरीदौन पर था। जब ही लिफ्ट 5वीं मंजिल पर रुकी, जिसमें अंदर आने वाले 2 अफराद की वजह से ज़ोहरा का शाना फरीदौन से टकराता, इससे पहले ही ज़ैनुलाब्दीन ने बिना किसी की नज़रों में आए ज़ोहरा का हाथ अपने हाथ में थाम कर उसे पीछे की जानिब अपने बराबर में खड़ा करके हाथ छोड़ दिया। ज़ोहरा उसे हमन्नों की तरह देखने लगी, मगर उसकी नज़रों का महवर सामने दीवार में नब्ज़ शीशे पर था, जिसमें ज़ोहरा का हैरान परेशान सा अक्स देखकर ज़ैनुलाब्दीन के चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट छा गई थी, जिसे वो अपनी घनी मूंछों तले छुपा गया था। उसकी नज़र उस पर ही पै करके चेहरे का तवाफ़ करने लगी, जिसका होशरुबा हुस्न इस लिबास में खिलसा गया था। इससे पहले कि दिल उसे पाने के लिए मचलता, ज़ैनुलाब्दीन ने अपनी नज़रों का इर्तिकाज़ बदल लिया। 6ठी मंजिल पर सब एक एक करके बाहर की जानिब निकल आए, जहाँ हाले हाथों में गुलदस्ता थामे उनको खुशामदीद करने के लिए खड़ी थी। मगर जब उसने ज़ोहरा को गहरे नीले रंग के शलवार कमीज़ पर सुरमई रंग का दुपट्टा ओढ़े, पैरों में बंद मुंह की हाई हील्स वाली नीली जूती पहने देखा, तो गोया वहीं साकत हो गई। जिस स्टाइलिस्ट ने मेकअप के नाम पर हल्का गुलाबी रंग का शेड उसके लम्बों पर लगाए, उसी का हम रंग ब्लश ऑन किए वो आंखों में काली लकीर डाले अपनी घनी मुड़ी पलकों के साथ इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि वो लड़की होकर उस पर से नज़रें नहीं उठा पा रही थी। तो ज़ैनुलाब्दीन ने उसे कितना गौर से देखा होगा। जब ही ज़ैनुलाब्दीन की आवाज़ उसे ख्यालों की दुनिया से खींच लाई। मिस हाले। हेलो सर, वेलकम टू यॉर्कशायर। वो दोनों अफराद को गायब दिमागी से खुशामदीद कह के फूलों का गुलदस्ता अपने हाथों में थामे खड़ी थी। जब ही ज़ैनुलाब्दीन ने उसे घूरी से नवाजते हुए खुद आगे बढ़ के गुलदस्ता मिस्टर ब्राउन की जानिब बढ़ाया, जिसे उन्होंने मुस्कुरा के थाम लिया। तमाम अफराद की मीटिंग रूम में जाते ही ज़ोहरा लॉबी में खड़े होकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। अगर आज की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई तो वो जल्लाद मुझे सच में भस्म कर डालेगा। अल्लाह, आप ही का आसरा है, बस मुझ पर अपना करम कर दो ताकि मैं कामयाबी से हमदनार हूँ। जब एक एक करके तमाम डायरेक्टर्स और HR डिपार्टमेंट के हेड्स मीटिंग रूम में दाखिल होने लगे। वो अपनी दुआओं में इतनी मशगूल थी कि हमना तनवीर उसे बाहर लेने आई। बेस्ट ऑफ लक माय डियर। वो दोनों आगे पीछे मीटिंग रूम में दाखिल हुई, जहाँ अक्सरियत मर्दों की थी। खैर, ज़ोहरा ने स्लाइड्स हमना तनवीर की जानिब बढ़ाए, जो प्रोजेक्टर के नज़दीक खड़े फरीदों को देखकर वापस अपनी कुर्सी की जानिब आ गई। कमरे में जैसे ही अंधेरा छाया, स्क्रीन पर स्लाइड्स चलना शुरू हो गईं, जिन्हें ज़ोहरा इंतहाई महारत के साथ तमाम सामाईन के सामने अपने अहम नकात कंपनी पॉलिसी के साथ उन्हें बताने लगी, जिन्हें ज़ैनुलाब्दीन के साथ साथ क्लाइंट्स ने भी बहुत सराहा। मीटिंग के अख्तिताम पसीर होते ही कमरे को फिर से रोशन कर दिया गया, जिससे मिस्टर ब्राउन की तालियों ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जह किया, जो अपनी सीट से खड़े होकर ज़ोहरा को सराह रहे थे। उसने एहतरामन उनकी जानिब देखकर सर को जंबिश दी। फिर तमाम डायरेक्टर्स की और ज़ैनुलाब्दीन की उनसे मुकालमे के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर दस्तखत हुए। जैसे ही दस्तखत हुए, ज़ैनुलाब्दीन उन्हें लेकर लंच के लिए निकल गया, जबकि ज़ोहरा वापस अपने कपड़े तब्दील करने चली गई। उसके नीचे जाते ही तमाम स्टाफ ने तालियां बजाकर ज़ोहरा को खुशामदीद कहा। आखिर उनकी हेड हमना तनवीर ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। ज़ोहरा सबका शुक्रिया अदा करती हुई हमना तनवीर के हमरा उनके ऑफिस की जानिब बढ़ गई।
जी तो मिस खान, आज आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन की वजह से हमारी कंपनी का आगा एंड सन्स के साथ बिल आखिर मुआहदा हो गया है, जिसके लिए आपको एक खुशखबरी सुनाई जाती है। आपकी सैलरी को दुगना ज़्यादा किया जा रहा है। 7 साल की सालाना छुट्टियां, मेडिकल फ्री और 2 कमरों का एक फ्लैट भी दिया जा रहा है, जिसके लिए मैं तुम्हें गले लगा के मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि तुम डिज़र्व करती हो लड़की। हमना तनवीर के चेहरे से खुशी इस तरह फूट रही थी जैसे उसकी खुद की कोई लॉटरी निकल आई थी। शायद इसीलिए, क्योंकि वो यॉर्कशायर के साथ बहुत मुखलिस थी। और हाँ, सबसे अहम बात, पहले तुम्हें वक्ती तौर पर सेक्रेटरी के सारे काम करने पड़ते थे, मगर अब से प्रमोशन के बाद से आपको जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज कर दिया गया है। तो अब शराफत से तुम मुझे ट्रीट दोगी ज़ोहरा बीबी। हमना तनवीर ने उसकी जानिब एंगल बढ़ाते हुए कहा, जिस पर उसने तशक्कुर भरी नज़रों से देखते हुए लिफाफा थाम लिया। यार जैन, मुझे तेरी एक बात समझ में नहीं आती। तूने हमने से क्यों कहा कि वो भाभी को सैलरी और घर का बताए? तूने खुद क्यों नहीं किया? योशा ने उलझन भरी नज़रों से जैनुल आबदीन को देखा, जो क्लाइंट्स को लंच करवा के ऑफिस जाने के बजाय घर जा रहे थे। तुझे क्या लगता है, मैं उसे प्रमोशन लेटर और फ्लैट की चाबियां देता तो वो हंसी खुशी ले लेती? जैनुल आबदीन ने गाड़ी चलाते हुए योशा की जानिब देखा, जो अपने कंधे उचका के पूछने लगा कि मुझे क्या पता। मुंह पे मार देती वो मेरे साले। जैनुल आबदीन की बात पर योशा ने फलक शगाफ कहका लगाया, जिस पर जैनुल आबदीन ने उसके एक चपतरस लगाई। जब उस घामड़ फरीदों के सामने मैं उसकी फ़ाइल पढ़ रहा था, मुझे जब ही मालूम हो गया था कि ये प्रेजेंटेशन फरीदों की प्रेजेंटेशन से भी बेहतरीन थी। इसीलिए मैंने हमना को पहले से कह दिया था कि वो ज़ोहरा को मीटिंग के कामयाब होने की सूरत में लेटर देगी। वो विंड स्क्रीन पर अपनी नज़रें गाड़े हुए गाड़ी को मुस्तैदी से चला रहा था, साथ साथ अपनी हल्की फुल्की बातों को भी जारी रखे हुए था। वैसे जैन, ये अरशद इतना खामोश क्यों है? आज तो हमने एग्रीमेंट पे दस्तखत भी कर दिए। इतना बेबा तो वो है नहीं कि आसानी से पीछे हट जाए। तू क्या कहता है? क्या वो कोई हमला करेगा, मज़ीद तुझ पे या भाभी पे? अरशद अजीज़ के जिक्र पे वो अपने चेहरे के जाविये बिगाड़ता हुआ किसी गहरी सोच में गुम हुआ था। वैसे भाभी से याद आया, आज भी तो ख़तरा ही है। क्या भाभी घर पहुँचे खैरियत से? योशा ने मोबाइल में मैसेज चेक करते हुए जैनुल आबदीन की जानिब देखा, जो सिग्नल पे गाड़ी रोक के बाहर बरसती बारिश को देख रहा था। गार्ड का नंबर डायल कॉल पे है, इससे पूछो कहाँ है। उसने अपना मोबाइल डैशबोर्ड से उठाकर योशा की जानिब बढ़ाया। फिर सिग्नल खुलते ही वो गाड़ी को तेज़ी से निकालने लगा। वो अपनी विंड स्क्रीन पर नज़रें मरकूज़ किए हुए था, मगर हसासियत सारी योशा की गार्ड से होती गुफ्तगू पर थी, जिसके मुँह से जमाल नाम सुनकर वो कलस के रह गया। जैनुल आबदीन ने गाड़ी एक किनारे पर रोककर योशा की जानिब सवालिया अंदाज में देखा। वो भाभी किसी कोचिंग सेंटर में उतरी थी, फिर वहाँ से कोई उनका पड़ोसी जमाल है उसके साथ पैदल घर गई हैं। योशा उसका सपाट चेहरा देखने लगा, जहाँ चट्टान सी सख्ती छाई हुई थी। रिलैक्स ब्रो। योशा ने गड़बड़ा कर जैनुल आबदीन की जानिब देखा, जिसकी आंखों में सुर्खी उतर आई थी। उसने अपने फ़ोन से कॉल दोबारा डायल की, जिसे गार्ड ने पहनी ही बेल पर उठा लिया। जब मैंने कहा था बीबी को घर छोड़कर आना है तो वो क्यों नहीं बैठी? जैनुल आबदीन का लहजा दो टूक था। वो चेहरे पर करख्तगी लिए गार्ड पर अपना गुस्सा उतार रहा था। साहब, वो बीबी ने कहा था वो खुद चली जाएगी, आप बस मुझे कोचिंग सेंटर तक छोड़ दें। गार्ड की बात सुनकर उसने ताज्जुब से अपना सर हिलाया। फिर गार्ड को ज़ोहरा की हिफाजत का कहकर वो उसके नंबर पर कॉल करने लगा, जो मुसलसल बजने के बाद बंद हो जाता था। योशा ने उसे परेशानी से देखा, जो इस वक्त बिखरे हुए समंदर की तरह लग रहा था। यार छोड़ ना, वो बच्ची नहीं है, पड़ोसी है, जब ही साथ गई थी, तो गुस्सा छोड़। योशा ने जैनुल आबदीन को ठंडा करना चाहा, जिसने गर्दन मोड़ के उसे सख्त नज़रों से घूरा। ज़ोहरा ने मुसलसल बजते फ़ोन को देखकर कॉल उठा ली, जो अभी अभी कपड़े तब्दील करके आई थी। अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहरा ने तमीज़ के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए जैनुल आबदीन पर सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम। जैनुल आबदीन ने फ़ोन कान से हटाकर स्क्रीन पर नंबर की तस्दीक की कि कहीं मैंने गलत नंबर पर कॉल तो नहीं की, मगर नंबर ज़ोहरा का ही था। आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी मोहतरमा, ज़रा बताना पसंद करेंगी? वो सर्द लहजे में बोला, जो उसके लहजे में छुपी सख्ती से अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। आपसे मतलब मेरा फ़ोन है, मेरी मर्ज़ी। वैसे मैं फ़्रेश होने गई थी, खैरियत? ज़ोहरा के इतने धीमे अंदाज में बात करने पर जैनुल आबदीन के अंदर जलते अलाव पे जैसे ठंडी सी फुहार पड़ी थी। जब मैंने आपसे कहा था कि आप घर गाड़ी में ही जाएंगी और गार्ड के बिना कहीं नहीं जाना, तो आप क्यों कोचिंग सेंटर से घर अकेले आईं? जबकि आपको अच्छे से मालूम है ख़तरा अभी तक टला नहीं।
वह तुल्यमकान लहजे में नरमी समझते हुए बोला, जो उसकी बात सुन के रात के उस पहर जलते हुए कोयले में तेल डालकर उसे और दहकाना नहीं चाहती थी, वरना उसका कोई पता नहीं था वो बाजपुर के लिए यहीं आ जाता। मैं अकेले नहीं थी सर, मेरे साथ जमाल था। ज़ोहरा ने उसके गुस्से को जानते हुए भी हड़बड़ाहट में जमाल का नाम ले दिया, जिस पर ज़ैनुलाब्दीन ने अपने हाथ की गिरफ्त स्टीयरिंग पर मजबूत की। कौन जमाल? क्या वो आपका सगा भाई है? ज़ैनुलाब्दीन ने दांत पीसते हुए कहा, जिस पर बराबर में बैठे योशा से अपने कहके को काबू करना मुश्किल हो गया था। नो सर, वो। उसका अगला जुमला पूरा होने से पहले ही ज़ैनुलाब्दीन ने उसकी बात दरमियान में काट कर अपनी बात फिर जारी की। फिर आपके वालिद? वालिद के नाम पर ज़ोहरा ने अपने हाथ की मुट्ठी को भेजा। वो अपने अंदर पनपते गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही थी, जब ही ज़ैनुलाब्दीन की गंभीर आवाज़ फ़ोन पर फिर गूंजी। तो फिर आप रात के इस पहर किसी पड़ोसी के साथ घर क्यों जा रही थीं, जबकि आपके पास गाड़ी भी मौजूद थी और गार्ड भी? पिछली लड़ाइयों को बालाए ताक रखते हुए अपने असली एतमाद के साथ ज़ैनुलाब्दीन के सवालों की बुझारत पर वो उस पर फट पड़ी। मेरी बात सुने सर, ऑफिस टाइम ख़त्म हुए 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं। ऑफिस के बाहर मैं आपकी किसी भी बात की पाबंद नहीं, पर जैसे कि आपने फरमाया कि जमाल कौन है, तो मेरे नज़दीक खूनी रिश्तों से बढ़कर पड़ोसी होते हैं, जो आपके दुख सुख के साथी होते हैं। मैं उनके साथ बचपन से ऐसे ही स्कूल कॉलेज से वापसी में आती थी। ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, पर आपके लिए है, तो इसीलिए तफसीली जवाब दे रही हूँ, क्योंकि मैं फिर इनके साथ कहीं गई तो आप फिर मेरा फ़ोन खड़का देंगे, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। उम्मीद करूँगी आप मुझे दोबारा इस बात के लिए फ़ोन नहीं करेंगे। ये कहकर ज़ोहरा ने फ़ोन चारपाई पर पटक दिया। समझते क्या है खुद को? जो भी होंगे अपने घर में होंगे, जल्लाद कहीं के। वो कमरे के गिर्द चक्कर लगाती हुई मुसलसल बड़बड़ा रही थी। उसके चेहरे पर छाई सुर्खी देखकर ज़ीनिया अपने चेहरे पर उमड़ आने वाली हंसी पर काबू नहीं रख पा रही थी। इधर आओ मेरी झल्लो दोस्त, ये क्या उल फुल बोलती रहती हो? अगर वो इस तरह से तुम्हारे लिए केयर दिखा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? ही इज़ अ नाइस जेंटलमैन। तो मेरी प्यारी ज़ारो, अपने दिमाग के अंदर भरे इस गुस्से के ग्राफ को थोड़ा कम करो और दुनिया को खुशी खुशी देखो। जिन अफसरदा नज़रों से तू सबको देखती है, इससे तो पक्का डिप्रेशन की मरीज़ा बन जाएगी। अब तक तूने मुझे जितनी भी बातें बताई हैं अपनी और जैन की, उनका मैंने यही नतीजा निकाला है उसकी शख्सियत के बारे में कि ज़ोहरा ने माथे पर शिकने डाले ज़ेनिया की जानिब सवालिया अंदाज में देखा, जो अपनी बात के दौरान खामोश हो गई थी। कि वो तेरे साथ बैक वक्त गुस्सा भी दिखाता है और दूसरी जानिब हक से अपनी मलकियत समझकर तुझ पे रोब भी जमाता है। तो मेरा मानना ये है कि मैंने एक बहुत अच्छी किताब में पढ़ा था कि पॉजिटिवनेस इज़ द आउटकम ऑफ ट्रू लव एंड एंगर इज़ द आउटकम ऑफ ट्रू केयर, सो एक्सेप्ट बोथ फ्रॉम योर लव्ड वंस। तो प्यारी, जो मिल रहा है इसे थाम ले, ऐसे मौके अल्लाह बार बार नहीं देता। ज़ीनिया ने ज़ोहरा के चेहरे को दोनों हाथों में थाम कर उसे एक अच्छी दोस्त होने के नाते अपने मशवरे से नवाजा, जिस पर ज़ोहरा कुछ पलों के लिए उसकी जानिब देखती रही, फिर सटपटा के उसके माथे पर एक चपत लगाई। निरी बकवास है ज़ीनिया, तुझे क्या लगता है इसे अचानक से बहुत परवाह हो गई है मेरी? नहीं, उसे परवाह है अपनी सो कॉल्ड इज्जत की, कि जिससे उसका स्कैंडल ना बन जाए मेरे साथ। यही कहकर तो उसने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया था, वरना हम जैसे मुफलिसी के मारों को ऐसे अमीरजादे सिवाय टिश्यू पेपर के कुछ नहीं समझते, जिसे वक्ती तौर पर इस्तेमाल किया और फेंक दिया। मैं भी ज़ैनुलाब्दीन के लिए कुछ इसी तरह हूँ। ज़ोहरा बेजार से तासुर बदलते हुए बोली। तो फिर तू अब फ्लैट का क्या करेगी? ज़ीनिया ने आबरू अचका के सवालिया नज़र से उसे देखा। करना क्या है? नहीं जाऊँगी। तुझे क्या लगता है मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जिसे लॉलीपॉप दोगे तो वो खुश हो जाएगी? जैन साहब मुझ पर शायद कुछ ज़्यादा ही तरस खा रहे हैं, जब भी ऐसी रियायत मुझे हमना तनवीर के ज़रिए मिल रही है। वो लब काटते हुए संजीदा लहजे में कहने लगी। तो फिर तू सुबह क्या करेगी? यानी कल सुबह एक नया झगड़ा तैयार होने लगा है आपका? ज़ेनिया ने ज़ोहरा की जानिब देखा, जो अब संदूक से अपने लिए कपड़े निकाल रही थी। नहीं ज़ेनिया, मैंने एक फ़ैसला किया है। मैं जितना हो सका उस इंसान की बातों को नज़रअंदाज करूँगी, मगर जब लगेगा अब बात हद से ज़्यादा हो गई है तो अपनी इज़्ज़त व वक़ार के लिए तो मैं दुनिया से उलझ जाऊँ, फिर ज़ैनुलाब्दीन क्या चीज़ है। ज़ोहरा के इस्तेहज़ाई अंदाज़ पर ज़ेनिया भी खिलखिला के हंस पड़ी। अम्मी ने क्या आज डेरा लगा लिया है तुम्हारे घर पे, जो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही? ज़ोहरा सीमेंट के फर्श पे चादर बिछा के अपने कल के लिए कपड़ों को इस्त्री करने लगी। साथ साथ पीछे पलट के ज़ेनिया से सवालिया अंदाज में पूछने लगी। होना क्या है, जमाल भाई की आज क्लास लगी हुई है खाला जान के आगे,
उनसे तुम्हारी कोचिंग की नौकरी छोड़ने की वजह पूछ रही हैं। ज़ेनिया की बात पे ज़ोहरा के औसान ख़त्म हो गए। फिर जमाल ने क्या कहा? ज़ोहरा के चेहरे से फिक्रमंदी झलक रही थी। वो इस्त्री का स्विच उतार कर ज़ेनिया की जानिब घूमी, जो मंजिल से चारपाई पे बैठी माल्टा खा रही थी। होना क्या था? जमाल भाई ने कह दिया कि कोचिंग अच्छा नहीं चल रहा था। इसकी वजह से मैडम ने काफ़ी सारी टीचर्स को निकाल दिया है। ज़ोहरा ने एक लंबी सांस खींची, फिर इस्त्री की तार लपेट कर ज़ोहरा की जानिब बढ़ा दी। शुक्र अल्लाह का कि जमाल ने बचा लिया मुझे। चल यार, मैं सोने लगी हूँ। आज बहुत काम किया था, तो मम्मी को भेज देना और अपनी इस्त्री भी ले जाना। ज़ोहरा फर्श पे अपने लिए बिस्तर बिछाते हुए थकावट से आँखों से देखते हुए उसे कहने लगी, जो अपनी दोस्त की आंखों में छाई नींद के झोंकों को साफ देख सकती थी। चल ठीक है, मैं खाला को भेजती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, मेरे बहनों से लड़ना मत। ज़ेनिया जाते जाते भी शुरली फेंकने से बाज नहीं आई थी। तू पिटेगी किसी दिन मुझसे ज़ेनिया। माजी। गुजरात के नज़दीक गांव मराला के मोहम्मद अली ख़ान एक रिटायर्ड कर्नल थे। उनकी शादी अपनी ख़ानदानी तायाज़ाद सलीमा बेगम से हुई थी, जिनसे अल्लाह ने उन्हें 2 बेटों से नवाजा, हयात अली ख़ान और अज़ीम अली ख़ान। हयात अली ख़ान शुरू से ही बिज़नेस में दिलचस्पी रखते थे। इसी वजह से वो वालिद की ख्वाहिश के बावजूद पाक फ़ौज में ना जा सके। अज़ीम अली ख़ान का रुझान शुरू से ही अपने वालिद की तरह पाक फ़ौज में जाने का था, जिसकी बिना पर वो पाक फ़ौज के एक बहादुर सिपाही जो अंडर कवर मिशंस पर ISI के इदारे से मुंसलिक थे। अज़ीम अली ख़ान की फ़ौज में जाने के कुछ अरसे बाद ही मोहम्मद अली ख़ान अल्लाह के हुक्म से फौत हो गए, जिनके गुजरने के कुछ अरसे बाद ही हयात अली ख़ान को अल्लाह ने एक बेटा ज़ैनुल आबदीन हयात ख़ान से नवाजा, जिसके पैदा होते ही काफ़ी सारी पेचीदगियों के बाइस मुंतहा जानबर ना हो सकें, जिस पर हयात अली की शादी रखशिंदा बेगम से हो गई, जिनसे अल्लाह ने उन्हें दूसरा बेटा कासिम अली ख़ान नवाजा, जो आजकल अपनी पढ़ाई के सिलसिले में लंदन में रिहाइश पसीर था। रखशिंदा बीबी सलीमा बेगम और हयात अली ख़ान के साथ अपने आबाई हवेली मराला में रहती थी, जिनसे जैन का खुदा वासे का बैर था। ज़ोहरा, कल मिस वनीज़ा के साथ आउटडोर शूटिंग है। तुम आर्ट डायरेक्टर को सारी थीम समझा देना। इसके अलावा मैनेजर मास से एक बार फिर बात कर लेना कि हमें हर सूरत में कल ही सारे पीसेस तैयार चाहिए। हमना तनवीर ज़ोहरा को जल्दी जल्दी कल के दिन की सारी अहम बातें नोट करवा रही थी। ज़ोहरा, एक अहम बात ये हर ऑफिस में होता है, आपको अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारियाँ कुछ इस तरह की होती हैं कि उन्हें काम आउटडोर भी करना होता है, तो कभी इंडोर भी। इसे ये आपका चेक है। आपकी वार्डरोब के लिए आज ऑफिस से घंटा पहले आपको छुट्टी मिलेगी, जिसमें आपको अपने लिए जाकर शॉपिंग करनी है, जो बहुत ज़रूरी है। इसे आप किसी तौर पे भी मना नहीं कर सकती, क्योंकि कल से आप मेरे साथ आउटडोर शूट पर वादी सिंदूर जा रही हैं, जहां आपको ऐसे कपड़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, अपनी अम्मी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम कल सुबह 7 बजे निकलेंगे। 3 दिन का टूर होगा। ज़ोहरा हमन्नकों की तरह हमना तनवीर के मुंह से इतने लंबे चौड़े मंसूबे को सुनकर परेशानी से उनकी जानिब देखने लगी। मैम, मेरा जाने का वहाँ क्या फ़ायदा? मैं यहाँ पे सब संभाल लूँगी, और वैसे भी इतनी अचानक प्रोग्राम पे मैं कैसे चलूँ? उसके चेहरे से झलकती बेजारियत हमना तनवीर को नज़र आ रही थी। वो चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए ज़ोहरा की जानिब देखने लगी। ज़ोहरा, तुम कितने साल की हो? हमना तनवीर के मुंह से बिल्कुल उलट सवाल सुनकर ज़ोहरा ने उलझन भरी नज़रों से उसे देखा। मैम, मैं पूरे 25 साल की इस जून में हो जाऊंगी। क्यों मैम? उसने सवालिया अंदाज में अपनी आईब्रो को उचका के पूछा। इसलिए बेटा कि तुम ऐसी बातें करती हो कि मुझे गुमान होता है कि तुम काफ़ी कम उम्र हो। मगर आप एक मैच्योर लड़की हो डियर। इस ऑफिस के वर्कर्स इन फौजियों की तरह हैं, जो सरहद पर जंग लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। वो ये नहीं कहते कि आपने जंग करने से पहले हमें इन्फॉर्म नहीं किया। खैर, जिस तरह की तुम हो, मुझे नहीं लगता तुम शॉपिंग भी करोगी। मैं ठीक 4 बजे आऊँगी, फिर हम दोनों साथ चलेंगे बाज़ार। लेकिन मैम, दैट्स माय ऑर्डर। हमना तनवीर के तंबीही अंदाज पर ज़ोहरा सर हिलाकर मुंह लटकाए बाहर आ गई। वो जैसे ही अंदर आने की इजाज़त मिलने पर दाखिल हुई, सामने ही ज़ैनुल आबदीन काली पैंट पर सुरमई ड्रेस शर्ट पहने फाइल रैक के सामने खड़ा अपनी मतलूबा फाइल तलाश रहा था। सर, आपने मुझे बुलाया? उसने ज़ैनुल आबदीन की जानिब देखते हुए धीमे अंदाज में पूछा, जो उसकी आवाज़ सुनकर पीछे की जानिब पलटा। जी हाँ, आपको मैंने ही बुलाने की यहाँ गलती कर दी है मिस खान। वो सर को जंबिश देते हुए अपने हाथों में थामा हुआ कलम अपने लबों में दबाते हुए अब दोनों हाथों की मदद से
अपनी मतलूबा फाइल को निकाल कर मेज़ की जानिब बढ़ने लगा, जहाँ वो नज़दीक ही खड़ी थी। इस बात से आपका क्या मतलब है सर? मैं समझी नहीं। वो माथे पर सिलवटें लाए अपनी आईब्रो को उचकाते हुए सवालिया अंदाज में ज़ैनुल आबदीन की जानिब देखने लगी। क्या आप बताना पसंद करेंगी मिस खान, आपने मॉडल वनीज़ा के साथ किन शराइत में मुआहदा तय करवाया था, जिसकी बिना पर वो हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? ज़ैनुल आबदीन फ़ाइल को मेज़ पर रखते हुए उसी के साथ अपनी कमर टिकाए खड़ा हो गया। ज़ोहरा उसके माथे पर उभरती नागवार लकीरें देखकर खुद पर उसकी छुपती हुई नज़रें अच्छे से महसूस कर रही थी। सर, आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया था मैंने, क्या आपने दस्तखत करने से पहले पढ़ा नहीं? उसने सपाट चेहरे के साथ ज़ैनुल आबदीन से पूछा, जो मेज़ के सहारे खड़ा बड़ी फुर्सत से अपनी कमीज़ के बाजों को कोहनियों तक मोड़ रहा था। ज़ोहरा ने सरसरी सा कुदरत के इस शाहकार को देखा, जो मर्दाना वजाहत से माला माल था। उसकी नज़रों का हसार उसके कसरती बाजों पे था, जिनकी रंगें तंग कर मज़ीद उभरी हुई पुरकशिश लग रही थीं। जब ही वो लाहौल वला पढ़ती हुई हड़बड़ा कर कमरे में रखी चीज़ों पे अपनी नज़रें दौड़ाने लगी। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर एक आम सा कॉन्ट्रैक्ट पेपर था जिस पे मैंने दस्तखत किए थे। आप मुझे ये बताइए, आपने क्या कहकर मॉडल वनीज़ा को इस प्रोजेक्ट के लिए कायल किया था? ज़ैनुल आबदीन की सर्द नज़रों का इर्तिकाज़ वो अपने चेहरे पे अच्छे से महसूस कर सकती थी, जो उसकी जानिब से जवाब का मुंतज़िर था। सर, वो दूसरी कंपनी का प्रोजेक्ट करना चाहती थी क्योंकि वो उनसे पहले काम कर चुकी थी, पर बातों बातों में जब उन्होंने बताया कि इन्हें आप पर शदीद किस्म का क्रश है और वो हमेशा से आपके इंटरव्यूज़ मैगज़ीन में शौक़ से पढ़ती हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि ज़रा हड़बड़ाहट में बात करते हुए मुसलसल अपने लबों को कुतरती हुई ज़ैनुल आबदीन को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रही थी। तो उसे आपने क्या कहा मिस खान? वो कड़े तेवरों से पूछता हुआ एक कदम उसकी जानिब बढ़ा, जो उसे अपने नज़दीक आता देखकर पीछे की जानिब हुई थी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप अगर ये प्रोजेक्ट करेंगी तो सर के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा आपको। वो सहम कर बोलते हुए एक बालिग़ जुर्म कर रही थी, जो मज़ीद उसकी जानिब अपने कदम बढ़ा रहा था। फिर वो ताहनुस उसकी जानिब अपने कदम बढ़ाता जा रहा था, जो उसके पैर दर पे सवालों के जवाब देते हुए पीछे की जानिब जा रही थी। पर वो फिर भी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मार्केट में उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं एक शर्त पे प्रोजेक्ट करूँगी कि बोलती हुई रंगत के साथ अपने लबों को बेदर्दी से इस तरह भी हालत में कुतरती हुई कदरे तवक्कुफ़ के बाद डर डर के बोली, जब ही ज़ैनुल आबदीन की आवाज़ ने उसकी बात में खलल डाला। स्टॉप डूइंग दिस। वो अंगिश्त शहादत को उसके लबों के करीब ले जाकर अपने हाथ को पीछे ले गया, जो ज़ैनुल आबदीन के इतने करीब आने पर बौखला सी गई थी। किस शर्त पर मानी वो? अब की बार उसके लहजे में थोड़ी नरमी थी। वो सीने पर हाथ बांधे दीवार के साथ लगी ज़ोहरा को गहरी नज़रों से देखने लगा, जो अपनी लरज़ती पलकों के साथ अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों को चटका रही थी। सर, उन्होंने कहा कि वो ये प्रोजेक्ट इसी शर्त पर करेंगी कि मिस्टर ज़ैनुल आबदीन मेरे साथ पूरे प्रोजेक्ट में रहेंगे। वो मनमनाई कनखियों से उसे देखने लगी, जिसका चेहरा सपाट था। तो मैंने कहा ऐसा ही होगा सर, आपके साथ ही रहेंगे हर जगह। ज़ोहरा ने अपनी बेकाबू होती धड़कनों के साथ आंखों को सख्ती से मींचे हुए तेज़ी से अपनी सारी बात ज़ैनुल आबदीन के गोश गुजार कर दी, जो अपने लबों को भेजे हुए उसे अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए देख रहा था। बात मुकम्मल करें मिस खान। आपने ना सिर्फ उसे ये कहा कि मैं प्रोजेक्ट में हर जगह उसके साथ रहूँगा, बल्कि आपने उसे ऑफिशियल नंबर देने के बजाय मेरा निहायत पर्सनल नंबर, जो मैं अपने घर वालों को देता हूँ, आपने वो भी उस बला को दे दिया, जो रात से मेरी ज़िंदगी में डिस्प्रिन की गोली की तरह मेरा खून पतला कर रही है। वो कड़े तेवरों से उसे घूरते हुए वो इस्तफसार कर रहा था, जिसके चेहरे पे उड़ती हवाइयाँ देखकर वो मुस्कुरा दिया। देखिए सर, अब आप मुझ पर सारा मलबा नहीं डाल सकते। आप याद करें आपने क्या कहा था कि मिस खान किसी भी सूरत में ये एग्रीमेंट होना चाहिए। तो अब मुझे जो भी सूरत नज़र आई, मैंने उसे बरूकार लाते हुए मिस वनीज़ा से एग्रीमेंट पर दस्तखत करवा लिए। ज़ोहरा ने तिलमिलाकर रट्टू तोते की तरह ज़ैनुल आबदीन की नकल उतारते हुए उसे मज़ीद सीख पा कर दिया, जो अपनी उंगलियों को चटखाने का शुक्र जारी रखे हुए बाहर जाने के लिए पर तोड़ रही थी। अच्छा, तो आपने मेरा नंबर इतना कैजुअली किस हक़ से दिया? अब की बार ज़ैनुल आबदीन ने उसके सर के पास दीवार पे अपने दोनों हाथ टिका दिए, जिसके नज़दीक से परफ्यूम और सिगरेट की मिली जुली सी मसहूर खुशबू आ रही थी। वो उसके नाजुक मखरूती ठंडे हाथों को धौंस से आज़ाद करवाने लगा, जिन्हें वो कब से इस तरह भी हालत में चटक रही थी। वो इन सहर अंगेज़ आँखों में झांकने लगी, जहाँ इसके लिए प्यार और मोहब्बत का नोखे समंदर ठाठे मार रहा था।
वो यकटक बस इन्हीं निगाहों में देखने लगी। जब भी वो अपनी इस गैर इरादी हरकत को सरजंश करते हुए उससे नजरें फेर गई, जो उसके अगले सवाल पर पहुँच कर रह गई। इसी हक से जिस हक से आप मुझ पर दोष जमाते हैं। वो अपने असली एतमाद को बहाल करती हुई उसकी सहर अंगेज़ आँखों में झांकते हुए इस मगरूर और खुदसर आदमी को लाजवाब कर गई। मगर वो ये नहीं जानती थी कि सामने खड़े इंसान को कितनी तकवीत मिली थी इसके एक जुमले से। वो लबों पे मुस्कुराहट लाए उसे गहरी निगाहों से देखने लगा। उम्मीद करूंगी अब आप मुझसे मिस वनीज़ा के लिए मज़ीद तफ्तीश नहीं करेंगे सर। वो एक एक लफ्ज़ को छुपाकर अदा करते हुए जाने लगी, जब ज़ैनुलाब्दीन ने उसे दाएं जानिब से भी मुकम्मल अपने हसार में ले लिया, जो उसकी इस कदर पेशकदमी पर बज़ाहिर तो खुद को मजबूत जाहिर कर रही थी, पर अंदरूनी तौर पर दिल हलक के ज़रिए बाहर आने को बेताब था। माजी। आज रात तमाम एहलकारों की एक खुफिया मीटिंग थी शाइने के ग्रुप के बारे में, जिसमें वो आइंदा का लाए अमल तय करने वाले थे। तुम बोलो डी के क्या खबर है? अजीम खान ने अपने एक अंडर कवर ऑफिसर को मुखातिब किया, जिसकी ड्यूटी सिर्फ डार्क बंगलों में रहने की थी। सर, बहुत बुरी खबर है। शाइने ने हमारी कड़ी निगरानी के बावजूद उन बच्चियों को जहाज़ के ज़रिए यहाँ बुलवा लिया है, जिनकी कल से अब तक हालत अबतर हो गई है। ऐसे जल्लाद सिर्फ लोग हैं कि छोटी छोटी मासूम सी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते। दिल में तो आता है कि एक एक का सर धड़ से अलग कर दूँ, जो ऐसे गैर इंसानी सलूक उनके साथ रवा रखते हैं। डी के अफसरदा हुआ, उन्हें डार्क बंगलों की अंदरूनी बातें बताने लगा, जिसे सुनकर तमाम अहलकार गुमसुम से हो गए। इन बच्चों के साथ आगे क्या करने वाला है शाइने, कुछ मालूम हुआ? अजीम खान लकड़ी के बोसीदा टेबल पे अंगीष्टे शहादत से आड़ी तिरछी लकीरें खींचता हुआ बोला। सर, इस वक्त शाइने के सबसे ज़्यादा व्यापारी लंदन और श्रीलंका से हैं, और ज़्यादातर बच्चियाँ इस बार कम्बोडिया और इंडिया पाकिस्तान से हैं, जिन्हें मुँह मांगी कीमत में वो फ़रोख्त करने वाला है। तो ठीक है, आप सब ऑपरेशन की तैयारी रखें और यहाँ की पुलिस फोर्स को खुफिया तरीके से आगाह कर दें। हर काम नहायत राज़दारी से करना है, ताकि वो खबीस इंसान शाइने और वो नमक हराम शौकत, जो हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहा है, उन्हें हम जहन्नुम वासिल करके ही दम लें, ताकि आने वाले लोगों के लिए वो इबरत की निशानी बनकर रह जाएं। अजीम खान पुरअज़्म लहजे में बोला, जिससे उसके जवानों का मोराल बढ़ा था, जो आमीन कहते हुए उठ खड़े हुए। तो तुझे क्या है? जी फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।